एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। इस बीच हम आपको बड़ी बातें बताएं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर ये आ रही है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है, अतिरिक्त सब्सिडी, इसको हम एडिशनल सब्सिडी कहते हैं, वो बढ़ा दी गई है सरकार से। आज कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो सकता था कि अतिरिक्त सब्सिडी, इसको हम एडिशनल सब्सिडी बोल रहे हैं, उसको बढ़ाई जाए। 60,000 करोड़ रुपए की आसपास करोड़ की जो सब्सिडी है उसको अब कर दिया गया है। ये 21,000 करोड़ से बढ़ाई गई है, यानी कि ये सब्सिडी जो है वो 3 गुना बढ़ी है। एडिशनल सब्सिडी 21,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए बनी है और इससे फर्टिलाइजर शेयर्स को बेनिफिट होगा। खासकर सरकारी कंपनियां जो फर्टिलाइजर के बिजनेस में हैं उन पर असर आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के सब्सिडी का बर्डन जो है वो इन्होंने बढ़ाया है। और एक और चीज़ भी है, एडिशनल सब्सिडी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्टिलाइजर के दाम इस बीच काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, तो इस बार की इनकी बुक्स भी काफ़ी ठीक रह सकती है। 60,000 करोड़ अतिरिक्त सब्सिडी बढ़ाने का फैसला, पहले 21,000 था, 21,000 से 60,000 हुआ। ये एडिशनल सब्सिडी का अप्रूवल कैबिनेट की बैठक से आ चुका है। थोड़ी देर पहले ही इस पे हमने आपको पहले हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और अब कैबिनेट ने इसको पास कर दिया। बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, आज बुधवार है, और आज कैबिनेट की बैठक में ये फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसको बढ़ाने का, एडिशनल सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। थोड़ी देर में मेरे रिपोर्टर जुड़ जाएंगे तो उनसे थोड़ा और हम डिटेल भी पता कर लेंगे, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातों के जरिए भी एक बार हम समझ लेते हैं कि बाजार इस समय कैसे जुड़ रहा है। फिर हम अपने रिपोर्टर के साथ जुड़ जाएंगे और उनसे समझ लेंगे। ये 3 हिस्सों में है, NP&K, यानी कि न्यूट्रिशन बेस्ड जो सब्सिडी होती है वो बढ़ाई गई है। फिलहाल 5 बड़ी बातों में रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज मजबूती है। इसकी वजह से निफ्टी 17,000 को काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और उस कामयाब तो अभी तक तो हुआ है फर्स्ट हाफ में कि 17,000 नहीं ब्रेक हो रहा। सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी इकलौती वजह है। 17,100 के कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग हो रही है। अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,200 से खिसक के 17,100 पे आ गया और 17,000 के पुट में हो रही है खरीदारी। इसका मतलब ये है कि मंदी के सौदे सिस्टम में हैं और थोड़े और भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज रोक रहा है। तो आज रिलायंस वर्सेस पूरा मार्केट आपको दिख रहा होगा। निफ्टी बैंक में आज के लिए अहम है 35,900, आज का मार्केट का लो भी है और ये 3 अहम सपोर्ट में से ये लास्ट सपोर्ट है। जो निफ्टी अपना ब्रेक करेगा तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको प्रेशर बनता हो दिखे। ये तीसरी बड़ी बात है जो बैंक निफ्टी के हिसाब से है। चौथी बड़ी बात, मेटल, रियल एस्टेट और IT, आज ये तीनों सेगमेंट मिलकर अपना दबाव बना रहे हैं। मेटल और IT का दबाव आप देख पा रहे हैं ग्लोबल हेडविंड की वजह से भी है, तो ये आप दोनों का प्रेशर आप देख पा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है विक्स अब 7% फिर से ऊपर है, 20.5 के ऊपर विक्स आ चुका है। अपनी स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को पुल बैक चाहिए तो विक्स थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये 19 की कैटेगरी में होना चाहिए, जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। खैर, इस बीच प्रकाश हमारे से वापस जुड़ चुके हैं। जो खबर हम आपको बता ही रहे थे ना कि जो एडिशनल सब्सिडी बढ़ाई गई है, कैबिनेट का अप्रूवल आया, उस पर थोड़ी और जानकारी हमको प्रकाश दे रहे हैं। प्रकाश, जल्दी से बताइए, ये 60,000 करोड़ हो गई है 21,000 से। जी, आपको मेरी आवाज बताइए इसके बारे में। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, NPS कैटेगरी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें पोटास, DAP और उसके साथ करीब करीब 25 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जो फर्टिलाइजर की रकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इन प्रोडक्ट्स पे जो नई दरें हैं उसको सुनिश्चित किया है, तय किया है। फर्टिलाइजर मंत्रालय ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि ग्लोबल मार्केट में 150% से भी ज्यादा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। उसकी वजह से कंपनियां इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो इंपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उस पर कमी करें। लिहाजा उसको देखते हुए सरकार ने जो बढ़ोतरी है उसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कुछ प्रोडक्ट्स पर तो 50% से भी ज्यादा जो सब्सिडी की रकम है उसमें बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इस तरह के करीब करीब 25 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नई दरें हैं वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। इससे किसानों को फायदा होगा कि उनको सस्ते दरों पर फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कंपनियों के लिए आसानी ये होगी क्योंकि फर्टिलाइजर की रकम में बढ़ोतरी कर दी गई है, तो वो अब ग्लोबल मार्केट से ज्यादा जो क्वांटम है वो इंपोर्ट कर पाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मैं आपको बता दूं जो बजट एलोकेशन है वो करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए का है NP के प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि NBS कैटेगरी में आती है, जिसको कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कहते हैं। ये नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स होते हैं। अब क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो है कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, सब्सिडी की रकम में बढ़ोतरी की गई है, अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि इसको
सरकार 2 फेजेस में बढ़ोतरी की रकम देगी या एक ही फेज में पूरी की पूरी रकम जो है लागू कर देगी। ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन और डिटेल्स जब कैबिनेट नोट्स आएंगे उसमें पता चलेगा, और इसके लिए कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा। बट राहत की बात ये है, आपके पास जानकारी आपके पास मिले ना तो आप बताइएगा जरूर कि 2 फेजेस में हो रहा है कि कैसे हो रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, सुपरहिट कॉल्स यानी कि कल के जो मेहमान हैं उनकी जो कॉल्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहले सौरभ सिसोदिया थे कल, वो बता रहे थे कि आप इंटेलेक्ट डिज़ाइन को बेच सकते हैं, 2.5% का गेन होगा। भारती एयरटेल करीब 1% का गेन, और ब्रॉय रियल्टी भी करीब 1% के गेन पे आपको मिला होगा। ये कल सौरभ की कुछ एक हिट कॉल्स थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रेड भी आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। कल का रिपोर्ट कार्ड, उससे हर दिन का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखते ही हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएम फाइनेंशियल से राहुल शर्मा हैं, उनसे करेंगे बातचीत। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं पहले आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ, आप जरा वो देख लीजिएगा, फिर आपसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, निफ्टी के अंदर करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट है, सिग्नल बिकवाली का है, और अगर आप 50 और 200 दिन की एवरेज देख पा रहे हैं जो कि 17,200 के इर्द गिर्द बनती है, उससे फिलहाल अभी हम नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस का डाटा ये कहता है कि 17,200 17,100 टफ कॉल है मार्केट के लिए आज पार करना। आज रिलायंस नहीं होता तो 17,000 भी चला गया होता। सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है? जो एक नियर बाय का सपोर्ट है वो 16,900 फिर 16,800 ही है, तो हमको क्या करना चाहिए निफ्टी पे पहले? सर जी हाँ, देखिए दिलप्रीत जी, जो हिसाब से ऑप्शन का लाख 16,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 17,000 का जो लेवल है ना बाजार को सपोर्ट डेफिनेटली देगा आज और कल में, और 17,100 जो है जहां पर आज एग्रेसिवली राइटिंग हमने देखी है, आई थिंक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आई थिंक जब ऐसा डेटा हो, आपको दोनों तरफ से प्रेशर बनता हो, तो सबसे बेस्ट यही होता है कि दूर के जो ऑप्शन है उन्हें बेचकर चले। देखिए कल एक्सपायरी है, मेरे हिसाब से आप एक शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी निफ्टी में बिठा सकते हैं। 16,900 के जो पुट्स है तकरीबन 40 रुपए के आसपास चल रहे हैं, इन्हें बेचे। साथ ही में 17,300 के जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 14 रुपए के आसपास चल रहे हैं, इन्हें भी बेचे। तो तकरीबन कुल मिला के आप अगर देखें तो 50 से लेके 55 रुपए तक के प्रीमियम्स यहाँ पर कलेक्ट होंगे, और ये प्योरली बीटीएसटी ट्रेड है, यानी कि आज और कल में इसका फैसला हो जाना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16,950 स्पॉट में। अगर नीचे में निफ्टी नीचे आती है तो 950 का स्टॉप लॉस लगाए पुट ऑप्शंस के लिए, और ऊपर में 250 का स्टॉप लॉस लगाए, 17,250 का स्टॉप लॉस लगाए। मेरे हिसाब से बाजार को इसी रेंज में रहना है, ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम। 2 कारण है इसके, एक तो रिलायंस ने आज एक तरह से मार्केट को संभाला हुआ है, साथ में जो डाउ फ्यूचर्स है लगातार 200-250 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड जो है निफ्टी के अंदर लिमिटेड है। और कल के सेशन में हमने देखा था कि इंडेक्स हैवीवेट जैसे रिलायंस, एल&टी, इनमें काफी अच्छी बाइंग, फ्रेश बाइंग देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स हैवीवेट्स में लाइक खास करके जो रिलायंस का जो सेटअप है और पीएसयू बैंक का जो सेटअप है, वहां पर एक तरह से इनहेरेंट स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो रेंज बाउंड मूवमेंट मेरे हिसाब से रहना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए बैंक निफ्टी में हमने बहुत वोलेटिलिटी देखी है, बट बैंक निफ्टी फिलहाल जो एक तरह से 35,800 का जो लेवल है वहां पर मल्टीपल सपोर्ट दिखाई देते हैं। इनफैक्ट परसों के सेशन में हमने 35,900 पे 35,880 के लेवल से रिबाउंड दिखाया था। तो बैंक निफ्टी एक तरह से फिलहाल न्यूट्रल जोन में है। अगर 35,800 टूटता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस बनेगी, और फिर हम नीचे में एक तरह से 35,500 रुपए तक के लेवल्स कल तक देख पाएंगे। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, निफ्टी में मेरे हिसाब से एक शॉर्ट साइकिल बिठाकर दोनों साइड के प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट करने। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। आप 16,900 और 17,300 दोनों के कॉल एक बार पुट को और एक कॉल को बेच सकते हैं। आपके सामने हमने लिख दिया, रेंज भी दायरा भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि आप बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल अगर 35,900 800 वाली रेंज गई ना तो आप 400 पॉइंट और समझ सकते हैं कि चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप बहुत एक्साइटेड नहीं रहते इंडेक्स को लेकर और साइडवेज मोमेंटम को आप नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए इंडेक्स को, आप स्टॉक स्पेसिफिक ही रहिए अपने आप को। अगर आप कुछ अच्छे शेयर रखेंगे तो आपके काम बन जाएगा। इंडेक्स फिलहाल अभी रेंज के अंदर है, इंडेक्स का रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों भी पेंडिंग है। आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच अंकुर से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस LIC की शुरू होने वाली है। जल्दी से अंकुर से बात पता कर लेते हैं इस समय का सिचुएशन क्या है। अंकुर जरा बताएं आप। सुन पा रहे हैं अंकुर आप?
ठीक है, अंकुर से अभी बात नहीं हो पा रही, जैसे कनेक्ट हो गए तो उनसे वापस से बात करेंगे। LIC का IPO, क्योंकि मोस्ट अवेटेड और सबसे बड़े IPOs में से एक है। इसके बारे में आप पल पल की जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। जल्दी से शेयर्स पे आ जाते हैं। जब तक अंकुर से हम बात करना शुरू करेंगे, आज के बढ़ने वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तेज़ी वाले शेयर्स दिखाइए जरा जल्दी से। वो है वोल्टास और डॉक्टर लाल पैथलैब। इन दोनों शेयर्स पे क्या करें राहुल जी? जी हाँ देखिए वोल्टास का जो सेटअप है यहाँ पर काफी कंफर्टिंग लगता है मेरे हिसाब से। वोल्टास में एक अच्छा बेस बना है, तकरीबन 1250 के आसपास स्टॉक ने 3-4 दिन कंसोलिडेशन दिखाया और मुझे लगता है कि अब ये 1300 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है। तो 1325 के लक्ष्य के लिए वोल्टास को बाय कीजिए। 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सेटअप है वोल्टास के अंदर, यहाँ पर अच्छी तेजी को मिल सकती है। जहां तक लाल पैथलैब्स का सवाल है, देखिए थोड़ा फार्मा में मैं कॉशियस रहूंगा, क्योंकि जो कल के सेशन में हमने मिड कैप फार्मा में हमने देखा कि थोड़ी सेलिंग थी, तो यहाँ पर थोड़ा सेक्टोरल टेलविंड मुझे नहीं क्लियरली दिखाई दे रहा है। आई थिंक दोनों बड़े कंपैरेटिव बेसिस में वोल्टास ज्यादा सेफ ट्रेड रहेगा। आपको ठीक रहेगा। वोल्टास के टारगेट स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। हम अंकुर से भी इस बीच कनेक्ट होंगे, लेकिन इस बीच में आपको जल्दी से वोल्टास के जरा चार्ट दिखा देता हूँ। अहम चीज़ है वोल्टास के बारे में बताना। आपको टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे, फिर अंकुर से हम LIC के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। पहले जरा वोल्टास के बारे में समझ लीजिए। दो अहम चीज़ें हैं वोल्टास के चार्ट में, आप फुल स्क्रीन रखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। 5 बार का अहम सपोर्ट है, मैं आपको कई बार ये नोटिस करवा चुका हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और इनफैक्ट अब तो 6 बार का भी सपोर्ट बना हुआ है। ये 6 बार की सपोर्ट इसको ये बात तो तय कर देती है कि वोल्टास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस पे है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। आप जो ऊपर जो डबल लाइन हमने देखी है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। बार बार वहीं से आके शेयर टूटता है और किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है, या तो 50 दिन की सपोर्ट हो या तो 200 दिन की सपोर्ट हो। फिलहाल 50 दिन की सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ से पुल बैक कर रहा है। ये अच्छे साइंस हैं और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है, इसलिए आप वोल्टास पे ध्यान रखें। वोल्टास आपकी खरीदारी की लिस्ट में होना चाहिए। जो 2 शेयर अभी हमने आपके सामने रखे हैं कि जहाँ पे खरीदारी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें वोल्टास हो गया पास। फिलहाल लाल पैथलैब को छोड़ दे राहुल जी, उसमें कुछ ना करें। बिल्कुल लाल पैथलैब को स्किप किया जा सकता है। पैथलैब को छोड़ा जा सकता है, लेकिन वोल्टास पे ध्यान रखा जा सकता है। 1350 आपका टारगेट, 1250 आपका स्टॉप लॉस है। मैं कुछ एक और शेयर आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस बीच LIC का IPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू होगी। अंकुर हमारे संवाददाता वहीं पे ही हैं, आपको बता रहे हैं वहाँ का सीधा हाल। अंकुर बताएं आप। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी देर में LIC की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और ये जो IPO खुलने की जो खबर आई उसके बाद ये पहली बार मीडिया से बातचीत करेंगे। न सिर्फ यहाँ पे MR कुमार होंगे बल्कि दीपम सेक्रेटरी भी होंगे, जिनसे हम जरूर सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जो IPO की वैल्यूएशन पिछले साल तक जो 1 लाख करोड़ तक करीब सरकार जुटाने की कोशिश कर रही थी, वो बाद में मार्च में 65,000 करोड़ रुपए के आसपास प्लान किया और जब IPO टाला और उसके बाद अब जो 3.5% शेयर करके मात्र 21,000 करोड़ रुपए लेकर आ रही है। अगर IPO के प्राइस बैंड की बात करें तो वो 902 रुपए से लेकर 949 रुपए तय हुआ है। साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर्स को यहाँ पे डिस्काउंट है, 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। जो एम्प्लॉइज हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। तो इरादा यही है मैनेजमेंट से, अभी तक जो हमारा ऑफ द रिकॉर्ड्स बात हुआ है उसमें, कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी वैल्यू छोड़े जाए, इसीलिए 1.1 टाइम्स ऑफ इमिटेड वैल्यू पर ये वैल्यू किया गया है अभी तक। और इसी भाव पे जो इरादा ये है कि जो बाकी जो पेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन शायद इससे 2 गुना या 3 गुना भी है, लॉन्ग रन में शेयर का प्राइस वहीं पे आए। ठीक है अंकुर, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, तो इसका सीधा प्रसारण भी आप देख पाएंगे। और ये बड़ा पैनल जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पैनल का डिस्कशन भी आपकी स्क्रीन पर ही होगा। यानी कि LIC IPO से जुड़ा हुआ 360 डिग्री एंगल की जितने भी न्यूज़ हैं, उसमें ट्रेडिंग का बज़, उसमें IPO में वैसा लगाना है नहीं लगाना, वैल्यूएशन, दूसरी कंपनीज क्या कहती हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा 12:30 बजे के इस खास कार्यक्रम में। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर सामने लेके आते हैं। आपके 2 शेयर होंगे सर, राहुल जी जरा चेक कीजिएगा। पहला है AB कैपिटल, दूसरा SBI कार्ड्स है। इन दोनों में कहीं कुछ ट्रेड बनता है सर? ये दोनों शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल AB कैपिटल का जो टेक्निकल सेटअप है बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। 2 कारण है, देखिए लास्ट 3 दिन से डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर AB कैपिटल में हमें आने वाले दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 125 का रहेगा। 125 के मुझे लगता है कि 129 तक के लेवल आपको AB कैपिटल पे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 10 रुपए की अपसाइड इस प्राइस से यहाँ पर दिखाई देती है। इसका जो आज का लो है 114.50 का, आई थिंक ये स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो 114
50 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। दोनों का कंपैरिजन में जो एबी कैपिटल का सेटअप है वो ज्यादा प्रोमिसिंग दिखाई देता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम बुल्स के फेवर में रहना चाहिए। मोमेंटम इसके फेवर में रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग दिखता है। और एबी कैपिटल का मैं चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एबी कैपिटल के चार्ट्स पे आपको दिख जाएंगी, और अगर आप उसमें कोई ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा, आपको दिख भी जाएगा। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एबी कैपिटल के जब तक आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 125 से 129 है और 114 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस है। अब आते हैं इसके चार्ट्स पे। एबी कैपिटल, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। पहला, आप इसके हमने बेसिस को सबको कंट्रोल किया है। आप देख पा रहे होंगे, एक बार नहीं, ये मैं फिर से आपको काउंटिंग कराता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार का सपोर्ट एक ही जगह पर, चारों का सपोर्ट। ये बात वोल्टास की तरह कुछ तय हो गई है कि इसका बेस अच्छा है। राहुल जी ने एक वर्ड अभी इस्तेमाल किया, इसका डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम टिपिकली इन्वेस्टर्स वॉल्यूम होता है। अगर इन्वेस्टर इसके अंदर खड़ा हुआ है तो जल्दी शेयर टूटता नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे ट्रेडर्स के हाथ में पोजीशन ना हो, इन्वेस्टर्स के हाथ में पोजीशन हो। और अगर ये रहता है तो आपको डिप नहीं मिलेंगे, और डिप कम भी हुए हैं। अगर आप इसी बेस को ही मान के चले और अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर डिप अप आना कम हो गया। अभी ब्रेकआउट भी किया है इसने अपनी क्रॉसओवर्स का, और जहां पे इसका पुराना रेजिस्टेंस है जो ऊपर हमने गोला मार्क किया हुआ है, कम से कम वहां तक पहुंचने के चांसेस हैं। एबी कैपिटल के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। 129 रुपये तक आपका टारगेट होगा, 114 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। राहुल जी, अगर कुछ मिस हो गया तो हमको भी आप बता दीजिएगा, अगर आप इसमें कुछ बताना चाहते हैं तो। आगे बढ़ रहे हैं सर। अब आते हैं जरा फ्रेश शॉर्ट्स पे, यानी कि आज के मंदी वाले शेयर्स पे। आज के फ्रेश शॉर्ट्स में है एक तो बजाज फिनसर्व और दूसरा है फर्स्ट सोर्स FSL। सर एक बार जरा दोनों के राहुल जी चार्ट चेक कर लीजिए। देखिए, आज जो हिसाब से बजाज ट्विंस में हमने शॉर्ट बिल्टअप देखा है, क्लियरली यहाँ पर बजाज फिनसर्व में शॉर्ट्स का पलड़ा बिल्कुल भारी है। देखिए, 15,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल स्टॉक ने तोड़ा। 15,000 पे पुट राइटर्स भी काफी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित थे। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें वीकनेस और बनती हुई दिखेगी। तो बजाज फिनसर्व में आप एक शॉर्ट पोजीशन लेके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 14,500 रुपए तक के लेवल आपको बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। तो 15,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए। 175 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो 820 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसे 15,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए, और मुझे लगता है कि नीचे में आपको 14,500 रुपए तक के लेवल शॉर्ट साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली एक ब्रेकडाउन ट्रेड है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक ने तोड़ दिया है। साथ ही में तकरीबन 30% यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप फ्रेश हमें देखने को मिला है। तो जो बायस जो है दोनों बजाज ट्विंस में बेरिश की तरफ है। कल रिजल्ट्स जरूर है बजाज फिनसर्व के, तो डेफिनेटली थोड़ा एक रिजल्ट का रिस्क रहेगा। लेकिन जो हिसाब से बजाज फाइनेंस ने रिजल्ट के बाद रिएक्शन दिया है, सिमिलर एक्टिविटी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो 15,000 का टाइट स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट बायस रखिए बजाज फिनसर्व। 15,000 का टाइट स्टॉप लॉस आपको क्यों लगाना है? 14,500 शेयर क्यों आ सकता है? आज बजाज फाइनेंस के नंबर का इम्पैक्ट था, लेकिन फिनसर्व भी अपने क्रिटिकल रेंज को ब्रेक डाउन कर गया। आइए जरा चार्ट के जरिए समझ लेते हैं कि कौन सी वो रेंज थी, कैसे ब्रेक डाउन किया था। राहुल जी, अगर कोई हमसे पॉइंट मिस हो जाए तो हमको करेक्ट भी कीजिएगा और ठीक भी कीजिएगा। पहला पॉइंट, मार्केट में जब तक ये शेयर चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे इसने अपनी एवरेजेस को एक को तोड़ा तो एक कंजेशन जोन में आके फंस गया, जहाँ पे 200 दिन का सपोर्ट अच्छे से मेंटेन करता था, लेकिन 50 दिन जाता नहीं था, जिसको हमने मार्क कर रखा आपके सामने। ये वो कंजेशन जोन है। इसके अंदर ये बड़ा शेयर है, 15,000 वाला शेयर फंस सा गया था, लेकिन फाइनली इसने अपने लेवल को किसी न किसी तरफ से ब्रेक करना ही था, आइदर ब्रेकआउट आइदर ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन हुआ, ना केवल 50 दिन की एवरेज टूटी, अब वो 200 दिन की एवरेज भी टूट गई, जो फाइनली वेट कर रहे थे कि ये एवरेज भी टूटेगा। फिलहाल एक जंक्शन में आ चुका है, एक कमज़ोर कड़ी में, एक कमज़ोर बियर ग्रुप में आ चुका है, इसलिए ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। और ज़्यादातर ट्रेडिंग कॉल्स और लेवल्स आपको प्रोबेबिलिटी बेसिस पर भी दिए जाते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये शेयर अपने बियर जोन को जल्दी तोड़ेगा नहीं, बल्कि और ड्रैग करेगा, इसलिए 14,500 तक भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ये आपको 300-400 रुपये और टूटता हुआ दिखे। 15,000 के ऊपर आएगा तो स्थिति में सिर्फ ठहराव वापस होगा, शेयर चल जाएगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा। खैर, हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राहुल जी, स्पीड कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो पहले मैं आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल ले लेता हूँ, वो ना मिस हो जाए मेरे से लास्ट में। तो पहले अपनी आप ट्रेडिंग कॉल बता दीजिएगा, फिर हम और सेगमेंट आपके सामने लेके आएंगे।
जी हाँ, निफ्टी जी देखिए पूरे मार्केट में एक ही स्टॉक है जो निफ्टी 50 कंपोनेंट पे एक तरह से पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। कल सेशन में हमने हैवी बिल्टअप देखा, आज के सेशन में भी रिलायंस में आज हमें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस को बाय करके चलिए, 2760 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि एक तरह से निफ्टी को रेंज बाउंड रखने में रिलायंस का यहाँ पर अच्छा योगदान हो सकता है। तो 2850 2870 के दो टारगेट्स रहेंगे और ओवरऑल मुझे लगता है कि रिलायंस के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो डेरिवेटिव डेटा और साथ में टेक्निकल सेटअप दोनों के दोनों यहाँ पर सपोर्ट करते हुए रिलायंस को बाय करके चलिए आने वाले 2 से 3 सेशंस के लिए। इंडस्ट्रीज पे अभी भी आप बाय करने की बात बोल रहे हैं, मेरे को तो बड़ी हैरानी है। मैं तो ये सोच रहा था कि आप कहेंगे 50% प्रॉफिट बुक करो और अभी बाहर आ जाओ, रिलायंस को थोड़ा वेट करो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि रिलायंस अभी और चलेगा। इसका मतलब 17,000 टूटने के जो लोग वेट कर रहे हैं ना, थोड़ा देर उनको और वेट करना पड़ेगा। आज सुबह से उनका नज़र इसी लगी है कब 17,000 टूटे या कब हम अपनी स्ट्रेटजी के अंदर वापस तेज़ी से प्ले करें। फिलहाल ठीक है, और 2760 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक्चुअली में रिलायंस में जो अब आ रहे हैं ना, थोड़ा सा वो लेट होके आ रहे हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट कंफर्ट का कर सकते हो आप, लेकिन स्टॉप लॉस को मत छेड़िएगा। 2760 का आपका पक्का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग कन्वर्ट होगी शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग में तो फिर दिक्कत ना हो जाए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी लिस्ट में है। राहुल जी, कोई और शेयर है या फिर इस पर ध्यान रखें ज़्यादा? नहीं, देखिए रिलायंस पे फोकस कीजिए। मार्केट थोड़ा सा डाइसी जरूर है, रेंज बाउंड एक्टिविटी चालू है। देखिए 2 कारण और है रिलायंस को रेकमेंड करने के। एक तो आप अगर इसका ऑप्शन शेयर देखेंगे तो इसके जो 2800 के कॉल ऑप्शंस थे, इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। ओपन इंटरेस्ट आज अनवाइंड होता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 3240 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर क्लोज हुए हैं और साथ ही में आज फ्यूचर्स में 13% फ्रेश एडिशन देखने को मिला है। कल के सेशन में भी काफी अच्छा बिल्टअप देखने को मिला था। तकरीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में नेट ऐड हुए थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऊपर के लेवल्स पर स्टीम लूज होता हुआ नहीं दिख रहा है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट और पोजीशंस बाजार में आ रहे हैं और साथ में कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग है। तो क्लियरली ये डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको क्लियर रिलायंस में एक तरह से जो ट्रेंड है वो ऊपर की बनती हुई दिखेगी। मेरे हिसाब से 70 रुपए यहाँ से भी बनाने को है। 2870 के टारगेट्स के लिए रिलायंस को बाय कीजिए, 2760 का स्टॉप लॉस। ओके ठीक है सर, एक फटाफट से मैं आपसे 2 शेयर और पता कर लेता हूँ। जरा मंदी वाले शेयर्स की लिस्ट दिखाइए जो उनमें आगे मंदी बढ़ सकती है। उसमें से 2 शेयर हमने निकाल के रखे हैं। फर्स्ट है गेल, दूसरा है सर एचसीएल टेक। एक बार गेल और एचसीएल टेक दोनों को चेक कर लेंगे। एचसीएल टेक को जरा ज़्यादा गंभीरता से देखिएगा, हमको लग रहा है कुछ वैसा ही है। इसका भी 200 दिन की एवरेज चली गई है जैसे बजाज फिनसर्व की गई है। देखिए नैस्डैक इंडेक्स अगर आप देखें, यूएस की जो टेक इंडेक्स है उसने नया ब्रेकडाउन दिया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ब्रेकडाउन के कगार पर है। तो क्लियरली यहाँ पर आप अगर एक इजी ट्रेड देखना चाहते हैं तो आई थिंक आईटी में आपको शॉर्ट ट्रेड बन के निकलेगा। आईटी इंडेक्स ने ऑलरेडी आज ब्रेकडाउन दे दिया है, यानी कि जो 19 अप्रैल के जो लो थे वो आईटी इंडेक्स ने तोड़ दिए। एचसीएल टेक में आप मुझे लगता है कि आपको एग्रीवेटेड सेलिंग मिलेगी। जैसे 1060 का लेवल टूटता है, आई थिंक यहाँ पर भी इसे शॉर्ट करके चला जा सकता है। अगर फ्यूचर्स की लेवल की अगर मैं बात करूं तो 1100 के लेवल से 1100 के स्टॉप लॉस से इसे शॉर्ट करें। मुझे लगता है कि आपको नीचे में 1000 रुपए तक का एक इमीडिएट टारगेट आपको एचसीएल टेक में आता हुआ दिख सकता है। तो बेरिश बायस आईटी स्टॉक्स पे कंटिन्यू रहेगा और एचसीएल टेक में शॉर्ट करने की राय है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर नैस्डैक में फॉल है और जो कि आईटी का मेजर कंपोनेंट में से एक है, क्योंकि इसमें वेटेज आईटी कंपनीज की ज़्यादा है, अगर वो अपने 200 दिन की एवरेज और क्रिटिकल रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो क्यों ना एचसीएल टेक, क्यों इन्फोसिस, क्यों इस तरह के कुछ एक और शेयर आपको नीचे ना जाते हुए दिखें। आप 1000 रुपये का टारगेट रखिएगा, 1100 का स्टॉप लॉस है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बताने के लिए अलग अलग